गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और आज सभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत है। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो 2-3 न्यूज़ है डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट संसद टीवी के अंदर एक आर्टिकल के बारे में जीएम क्रॉप्स के बारे में डिस्कस किया गया है, डिस्कस करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 3 अक्टूबर 2014 से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात जो सुनते हो आप लोग, उसकी बात स्टार्ट हुई थी। कोई भरोसा नहीं है, स्टेट पीसीएस तो ऐसी चीज़ें डेट पूछ लेता है। 3 अक्टूबर डेट रखना, याद रखना एकदम आसान है। 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 3 अक्टूबर 2014 से, तो उसी के बारे में बात की गई है। वही अपनी बातें साझा करते हैं, लोगों से बातें करते हैं, लोगों की उपलब्धियां बताते हैं। ये सब बातें तो आपको पता ही है, कुछ खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं निकलता है इससे। और यहाँ पर 75वें वर्ष, ये वही बातें हैं और कुछ बात नहीं। यहाँ एक बात यहाँ पर है कि जो रेडियो की कार्यक्रम है वो 23 भारतीय भाषा, 27 बोलियाँ और 12 विदेशी भाषाओं में प्रसारित की जाती है। क्या पता कभी टकरा जाए, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो ये शौर्य दिवस मनाया जा रहा है जम्मू कश्मीर में। यहाँ पर जो ब्रेवहर्ट्स लोग थे, ब्रेव्स लोग थे, उनको लेकर ये मनाया जाता है। ये असल में बता रहा हूँ 27 अक्टूबर 1947 को इंडियन आर्मी ट्रूप्स वेयर ट्रांसपोर्टेड बाय द इंडियन एयर फोर्स बुदगाम एयरपोर्ट, ये जम्मू कश्मीर में होगा। पाकिस्तान की फोर्स को हराने के लिए जम्मू कश्मीर में जो एनेक्सेशन साइन हुआ था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन, उसी में कुछ लोग शहीद वगैरह हुए थे। तो महाराजा हरी सिंह और रिपब्लिक ऑफ इंडिया के बीच में जो हुआ था, तो इसी को इन्फेंट्री डे मनाया जाता है। तो ये बात ध्यान रखने वाली बात है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। यहाँ पर देखो एक छोटा सा टर्म है, बस इसी को बताने के लिए यहाँ डाला है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का इलेक्शन होने वाला है और यहाँ पर सीट्स है 68। बस इतनी सी बात ध्यान रखना। चलते हैं आगे। यहाँ पर COP26 की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की 27th मीटिंग जो है, कल ही बताया था मैंने, शर्म एल शेख इजिप्ट में होने वाला है। बस यही ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये तो 3 अक्टूबर वाला है, ये वही मन की बात वाला है, कुछ खास नहीं। यहाँ पर बात की गई है जीएम क्रॉप्स के बारे में। देखो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग की सहायता से जो जीएम सरसों है, जीएम मस्टर्ड, इसको दिया गया है, इसको आदेश दिया गया है, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू आप इनको उगाइए और वो कीजिए, जो भी कर उगाइए और किसानों को फ़ायदा पहुँचाइए। तो इसके बारे में किस तरह से बात करेंगे देखते हैं। थोड़ा प्रॉफिट की बात करते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफिकेशन इन क्रॉप्स जो होता है, जैसे अभी जो सरसों को मस्टर्ड को दिया गया है, तो इसके बीज जो हैं सो थोड़ा खरपतवार वगैरह सह सकते हैं, उसके बारे में अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। मतलब यहाँ पर ये कहना है कि पैदावार को बढ़ाना है, पैदावार जो तिलहन का कम है उसको बढ़ाना है। अब इससे फ़ायदे क्या होते हैं, एक चीज़ और, इसको बोलते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन क्रॉप्स। मतलब जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन क्रॉप्स का मतलब हुआ कि बाढ़ का स्थिति हो, चाहे खरपतवार ज़्यादा हो, चाहे कुछ बैक्टीरिया वगैरह, इनको ये सह सकें और ये ग्रोथ कर सकें और उपज ज़्यादा हो। इस ऐसे पौधे को क्या कहते हैं, जेनेटिकली, बीज को क्या कहते हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन इन क्रॉप्स। अब इसके कुछ प्रॉफिट की बात करते हैं। अगर ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आता है तो सबसे पहली बात तो क्या होगा, फार्मर्स का इनकम बढ़ जाएगा और उनका जो है सो खेती का दायरा भी बढ़ जाएगा। दूसरा क्या होगा कि यहाँ पर इंपोर्ट हमारा घटेगा। तीसरा क्या होगा कि हमारे भारत में बढ़ती हुई आबादी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, तो इनको पेट भर खाना भी तो देना पड़ेगा। चौथा क्या होगा, शहरीकरण के कारण जो जगह कम होता जा रहा है, तो कम जगह में हम ज़्यादा सरसों उगा सकते हैं। पांचवा क्या हो सकता है कि तिलहन की मांग वैसे भी ज़्यादा है। 1.2 लाख करोड़ के आसपास तिलहन हम लोग इंपोर्ट करते हैं, तो 1.2 लाख करोड़ को कम किया जा सकता है। दूसरा, ये कहीं बाढ़ आता है, कहीं सूखा आता है, तो ऐसे जगह पर भी अगर ये होता है तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है। मतलब अधिक कीटनाशक की, अगला फ़ायदा, अधिक कीटनाशक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, एक और बात, दूसरा पहलू अगर देखें तो इसका अपोज होता है, बहुत ज़्यादा विरोध भी होता है। तो विरोध क्यों होता है उसको भी देखते हैं। देखो, ये प्राकृतिक खेती को संक्रमण का खतरा हो सकता है, हेल्थ पर भी थोड़ा सा असर पड़ सकता है। जैसे 2002 में, एक टर्म आपको बताऊं, 2002 में बीटी कॉटन को
मंजूरी दिया गया था। और 90% किसान जो हैं सो बीटी कॉटन को उपजा रहे हैं, एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और हम लीड भी कर रहे हैं। दूसरा 2010 में यहीं पर बीटी ब्रिंजल मतलब बैगन को अप्रूवल मिला था, लेकिन बहुत विरोध के कारण इसके अप्रूवल को बंद कर दिया गया था। तो अभी हमारे पास 2002 के तहत कॉटन बीटी हमारे पास लीगल है, और दूसरा अभी आया है 2022 में अभी जीएम मस्टर्ड। ये दो आप ध्यान रखेंगे कि अब सरसों की खेती इस तरह से की जा सकती है। वीज़ों के मामले में भारतीय किसान विदेशी पर जो निर्भर, विदेशी कंपनियों पर निर्भर होते हैं, वो भी नहीं होना पड़ेगा। देखो रबी की फसल में जो क्या होता है, रबी की अब लगेगा, अब जैसे धान कटेगा, पैडी कटेगा, तो अब गेहूं लगेगा। तो गेहूं लगेगा तो उसमें खरपतवार वगैरह जड़ में बहुत ज़्यादा होता है। उस खरपतवार को इंग्लिश में हर्बिसाइड्स बोलते हैं, हर्बिसाइड्स बोला जाता है। तो अब ऐसा देखो, ये जो बीज होगा मतलब ऐसा होगा कि इसको खरपतवार का कोई असर ही नहीं पड़ेगा। जैसे हम लोग के बॉडी में क्या होता है, कोई एंटीबॉडी लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, मतलब कोई बैक्टीरिया असर ही नहीं करेगा। तो उसी तरह से ये एंटीबॉडी टाइप आप समझ लो। तो इससे स्वदेशी की ओर और साइंटिस्ट को बहुत खुद पे भरोसा होगा, और आत्मनिर्भर भारत अभियान का जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसमें हम एक आगे की भूमिका बना सकते हैं। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।